राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी अपने फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोमोपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट के अंतर्गत हम वेरियस डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथियों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक एनीमिया रोग पर भी एक वीडियो लेक्चर यदि हो जाए तो बहुत अच्छा हो। आज उन्हीं साथियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज हम एनीमिया रोग पर चर्चा करेंगे। साथियों, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं, यानी रक्तलापता, रक्त की कमी, खून की कमी आदि नामों से पुकारते इसको। जैसे आप जानते हैं कि जैसे नाम से ज्ञात है कि ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। इसमें हीमोग्लोबिन सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है। यह एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसके अंदर प्लाज्मा ज़्यादा मात्रा में होता है। इसका प्लाज्मा का कलर वो हल्का पीला होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ठोस पदार्थ भी होते हैं जिनको हम रक्त कण कहते हैं। ये प्लाज्मा की अपेक्षा थोड़ा सा ठोस होते हैं और ये दो प्रकार के हैं, एक रेड ब्लड कण और दूसरे व्हाइट ब्लड कण। खून का रंग कलर है वो रेड ब्लड कणों के कारण होता है, लाल होता है। प्रत्येक रेड कण में हीमोग्लोबिन होता है, Hb होता है, जो एक स्टोरमा नामक झिल्लीनुमा पदार्थ से ढका रहता है। इसका कार्य मेन वो Hb का कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है कि ये सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन खींची जाती है उसको प्राप्त करके और बॉडी के अन्य भागों में पहुंचाना Hb का काम होता है। आरबीसी का निर्माण साथियों अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, वहां पर होता है। नवजात शिशु में इसका निर्माण लिवर के अंदर होता है। एक अडल्ट के अंदर इसका निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। जब किसी कारणवश आरबीसी का निर्माण नहीं होता, कारण जो भी होगा बताएंगे अब आगे, किसी भी कारणवश आरबीसी का निर्माण नहीं होता तो उस व्यक्ति को पीला पीला दिखाई देने लग जाता है। और कारणों में इसकी बात करते हैं। जब व्यक्ति भोजन करता है तो पेट में एक गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, वो पदार्थ एक इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का पदार्थ होता है, उसके साथ में घुल करके एंटी एनेमिक पदार्थ का निर्माण करता है। फिर ये एंटी एनेमिक पदार्थ इंटेस्टाइन के माध्यम से जाकर के, यानी छोटी आंत में जाकर के ये एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर रक्त के माध्यम से यह अपने लीवर तक पहुंचता है। लीवर में जाकर के ये स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जब बोन मैरो को
आरबीसी की रक्त बनाने की, हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है बनाने की, तब यही जो एंटी एनीमिक पदार्थ है ये लीवर से जो है निकल करके ये फिर जो है बोन मैरो में जाता है, और बोन मैरो में जाकर के जो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है, और फिर आरबीसी को और एचबी को बढ़ाता है। साथियों, यदि इस एंटी एनीमिक पदार्थ का निर्माण ना बने, किसी भी कारण से हो, या ये बोन मैरो तक ना पहुंचे, वो कारण बताएंगे कौन से कारण हैं, तो फिर जो है ब्लड का निर्माण नहीं हो सकता, रक्त कोश का निर्माण जो है नहीं हो सकता है। तब क्या होता है कि घातक, बड़ा ही घातक, जिसको हम बोलते हैं पेर्निशियस एनीमिया, उसको हो जाता है। ये तब होता है साथियों, एंटी एनीमिक पदार्थ किसी भी कारण से ना बनो, या तो जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं, खाना ही नहीं खाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा होगा। एंटी एनीमिक पदार्थ कहाँ से बनेगा जब वो खाना ही नहीं खाएंगे। जहाँ पर भूख भरी है, भोजन ही नहीं मिलता खाने के लिए, उन क्षेत्रों में भी जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जो पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर नहीं है, ऐसे पदार्थों को खाने से भी जो है ये एंटी एनीमिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में जो है ब्लड का निर्माण नहीं होता है। या फिर जैसे आंतों में कोई दोष हो, भाई एंटी एनीमिक पदार्थ तो बन चुका है और आंतों में पहुंच चुका है, आंतों के अंदर कोई दोष है, वो जो है ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के उसको नहीं लीवर की तरफ भेज रही है, या फिर लीवर के अंदर कोई किसी कारण से कोई खराबी आ चुकी है, लीवर जो है उसको एंटी एनीमिक पदार्थ को रिलीज नहीं कर रहा है वह नंबरों में जाने के लिए, वहाँ पर भी दिक्कत आती है। या फिर बोन मैरो के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ऐसी डिस्टरबेंस उसके अंदर आ जाए, कोई जो है वो नहीं बने उसके अंदर, तो वहाँ पर भी जो है ये एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ये इसके कारण हैं। और इसके अतिरिक्त कारण भी है, जैसे थैलेसीमिया रोग है। थैलेसीमिया में साथियों क्या होता है, आरबीसी का ही निर्माण नहीं होता, उसके अंदर रक्त ही नहीं बनता है। तो उसका उचित कारण जान करके, कहाँ पर है, लीवर में खराबी है, या फिर हम भोजन जो है उस जो है पोषक तत्वों से भरपूर भोजन हम नहीं खा पा रहे हैं, या भूखे ज़्यादा रहते हैं, या जो है आंत में कोई खराबी है, आंत उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और वो लीवर की तरफ नहीं भेज पा रही है। तो कई इसके कारण हैं। तो ऐसे में ही जो है रक्त का निर्माण उसमें नहीं हो पाता। और थैलेसीमिया में क्या होता है कि इसमें अंदर जो है प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, जिसके कारण मुंह से, नाक से, कानों से, गुदामार्ग से, फेफड़ों से जो है रक्त ब्लीडिंग होने लगती है। या फिर एक कारण इसका और भी है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें भी थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाती है। या चोट लग जाए जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, तब भी उसको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। गर्भवती स्त्री है, बच्चा पेट में है, उसको जो है पोषक तत्व उसको नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसको आयरन की गोलियां देते हैं खाने के लिए, या कैल्शियम की गोलियां उसको खाने के लिए देते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां खाने के लिए देते हैं। वो इसीलिए देते हैं ताकि आरबीसी का निर्माण हो जाए। तो ये कारण हैं जिसके कारण एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो लक्षणों में तो साथियों आपको पता ही है कि कमजोरी आती है, सबसे पहले थकावट हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता उसका, सब कुछ पीला पीला दिखाई देने लगता है, भूख प्यास खत्म हो जाती है उसकी, हाथों में जो है झुंझुनाहट सी होने लगती है, हाथों के अंदर, पैरों के अंदर झुंझुनाहट होने लगती है, थोड़ा सा चलेगा थकावट हो जाएगी, सांस फूलने लग जाएगा उसका। तो इस तरह से
कई जो है उसके लक्षण है, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये एनीमिक पेशेंट है। तो साथियों, EST में हम क्या दें इसको? देखिए, सबसे पहले तो हमने उस कारण को खोजना होगा यहाँ पर कि इसका कारण क्या है, कहाँ से जो है ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई है। लीवर के अंदर से क्रिएट हुई है, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर से क्रिएट हुई है, या फिर बोन मैरो के अंदर से क्रिएट हुई है, या फिर जो है भोजन के कारण जो है ये समस्या क्रिएट हुई है। तो उन कारणों को दूर करके तब हम इसकी चिकित्सा करेंगे तो हमें 100% इसके अंदर जो है सफलता मिलती है। इसके अंदर बहुत पेशेंटों को हमने ठीक किया है। अभी अभी हमारे एक साथी राधिका जी हैं कोई, उन्होंने बताया था कि सर मुझे 10 साल से 10 ग्राम खून था, मेरा खून ही नहीं बढ़ रहा था, और केवल मैंने जो है ना ब्लड प्यूरीफायर ही लिया, आपने जो बताया ब्लड प्यूरीफायर लिया और उससे मेरा 13.5 ग्राम खून हो गया। तो साथियों, अगर उसके रीजन का हमें सही पता चल जाए क्या है, उसको दूर करते हुए, उस समस्या का समाधान करते हुए हम अगर EST में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट देंगे तो हमें 100% सफलता मिलेगी। इसमें कोई जो है डाउट नहीं है। बशर्ते है कि हमें थोड़ा सा जो है विवेक से काम लेकर के उसका जो है रोगी का इलाज करना होगा। तो EST में साथियों देखिए, सबसे पहले तो जैसे पौष्टिक तत्वों की कमी शरीर में हो जाना, या उसका पाचन जो है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसका सही नहीं है, पाचन क्रिया उसकी मतलब जो है स्ट्रोंग नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम BP का प्रयोग करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो है बॉडी जो है हमारी हाइपो स्टेज की ओर जा रही है। हाइपो स्टेज की ओर हमारी बॉडी यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर हमने जो है डायलेशन जो हम बनाएंगे उसको स्ट्रोंग देंगे यहाँ पर। और इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने BP लेना है या सबसे पहले, फिर उसके बाद में जो है BC, क्योंकि उसके शरीर में पेन भी रहता है, दर्द भी रहता है, और चिड़चिड़ा स्वभाव भी उसका हो जाता है, तो नर्वस सिस्टम भी जो है उसका थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। तो ऐसे में हम BP और BC, यहाँ पर C3 का भी हमने प्रयोग किया है साथियों। C3 हमने यहाँ पर क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि C3 जो है एक टिश्यू की रिमेडीज है जो हमारे मतलब RBC, WBC, प्लेटलेट आदि सब का जो है उसको इनक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है। यहाँ पर C3 का हमने इसलिए प्रयोग किया है। और हमारी चौथी मेडिसिन है वो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे A3 का काम होता है या C3 का काम होता है, या फिर उसी प्रकार से जो है हमारी BE का ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का भी कार्य वही है। ये भी रक्त के ऊपर जो है काम करती है। तो यहाँ पर हमने ये 4 मेडिसिन ली हैं, BP, BC, C3 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हमने क्या करना है साथियों, इन सब का D4 से डायरेक्ट लेना है। आप 30 ml में लीजिए, 60 में लीजिए, 100 ml में लीजिए, आप प्रत्येक की जो है बराबर मात्रा लेनी है। अब 30 ml का मेजरमेंट मैं बता देता हूँ। कई बार पिछली बार मैंने बता दिया था कि सब मेडिसिन का आपने जो है 8 ml लेना है, तो काफ़ी साथियों ने क्वेश्चन किया कि सर 32 ml हो गया और 30 ml की बोतल होती है तो कैसे आएगा। तो थोड़ा सा सविवेक का भी प्रयोग किया करो। जहाँ आपका 32 है कोई बात नहीं, वहाँ पर आप 7 ml डाल सकते हो, 28 तो आएगा, 28 ml तो उसके अंदर आएगा ना, या 7.5 ml डालो फिर भी उसके अंदर 30 ml कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है D4 से डायरेक्ट लेना है बराबर मात्रा में। वो आपकी इच्छा, आप कितने ml में बनाते हैं। और इसकी जो है 15-15 बूंद दिन में 4 बार जो है यूज कराना है इसको, रोगी को। दूसरा मेडिसिन हमारा साथियों यहाँ पर जो है C10, विनिरियोवन, वर्मीफुगोवन और आरी का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। C10 आप सब जानते हैं, इंटेस्टाइन के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा कार्य है, लीवर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम्स को ये कवर करती है।
केयर करती है। तो C10 हमने यहाँ पर इसलिए लिया है। विनेरियोवन जो ऐसे जिद्दी टाइप के रोग होते हैं जो जल्दी से ठीक नहीं होते, या फिर हेरिडिटरी रोग होते हैं, उनको क्रम को तोड़ने के लिए। फिर पेन किलर का काम भी करती है और नर्वस सिस्टम को भी जो है ये स्ट्रोंग बनाती है विनेरियोवन। तो यहाँ पर हमने इसलिए विनेरियोवन का प्रयोग किया। वर्मीफ्यूगो आप सब जानते हैं कि सूजन वगैरह कहीं पर अगर बॉडी में आ जाती है या इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है तो इंटेस्टाइन की मेडिसिन है हमारी वर्मीफ्यूगो 1। तो इसलिए वर्मीफ्यूगो को भी यहाँ पर हमने इसको लगाया है। और जो चौथी मेडिसिन हमारी है यहाँ पर 4th नंबर पे, वो है हमारी रेड इलेक्ट्रिसिटी आरी का देने का यहाँ पर जो मतलब है साथियों, ये इनके फंक्शन को बढ़ाने से मतलब है हमारा। यहाँ पर किसी बीपी को नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर हमने जो है C10 लीवर के साथ लगाया है, C10 इंटेस्टाइन के साथ में लगाया है। तो ये जो इंटेस्टाइन के और जो लीवर के वर्क को है, ये उनको जो है सपोर्ट करेगी, उनको उनके कार्य को गति को बढ़ा देगी मतलब। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ये 4 मेडिसिन ली हैं। इनकी जो है 10 ड्रॉप 30 ml में डालना है D4 से, और 10 बूंद दिन में 4 बार ही देना है। इसके अलावा साथियों, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर में इलार्जमेंट है, सूजन है या फैटी है या कोई और कारण है, तो वहाँ पर जो हम कंप्रेक्स देंगे S5, C10, F2 और आरिका। इसको क्या करना है, D3 से लेना हमने लगभग 15-15 ड्रॉप सभी का 30 ml में, और 40 ड्रॉप्स जो हैं वो 2 लीटर पानी में जो है ल्यूके वाटर हो उसके अंदर डाल दें, और उसका कंप्रेक्स जो है हाइपोकोंड्रिया जो हमारे राइट साइड में जो है अपनी ब्रिज से नीचे होता है, वहाँ पर आप इसको अप्लाई करें सुबह शाम 20 मिनट सुबह लगाएं, 20 मिनट शाम को लगाएं। तो साथियों देखिए, कुछ दिनों के अंदर ही पेशेंट जो है लाभ प्राप्त करने लग जाएगा और बहुत अच्छा उसको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। उसका ब्लड भी बढ़ेगा, उसका RBC भी बढ़ेंगे, उसमें ताकत भी आएगी, खाने पीने में भी उसका मन लगेगा, काम करने में भी मन लगेगा, घूमने फिरने में भी मन लगेगा। और यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है तो साथियों देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन है और हम जो है ये अबो जो अभी बताए हैं ये हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उसको कॉन्स्टिपेशन है तो उन ट्रीटमेंट देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक कोष्ठबद्ध है यानी कि कब्ज है, उसको पेट उसका साफ नहीं है, तो ये दवाइयाँ भी वहाँ पर काम नहीं करती। इसलिए अगर कब्जी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वहाँ पर जो हम कॉन्स्टिपेशन का जो सूत्र है, फार्मूला है, वो हम वहाँ पर देंगे। आप सब जानते हैं कॉन्स्टिपेशन का S2, Ver2, C10, सलास और YE। D3 से लेना होता है ये 12-12 ड्रॉप। तो वहाँ पर शाम को 40 से 60 बूंद उसकी भी दें अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। अगर नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने जो है एनीमिया पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा, और जो साथी हमारे YouTube पर देखते हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि कोई हमारा जो साथी इलेक्ट्रोपैथी में है वो प्रैक्टिस कर रहा तो उसको भी इसका कुछ ज्ञान लाभ प्राप्त हो जाए। इसी के साथ साथियों, राधे राधे।